Welcome to Upasana IAS Academy. My name is Swarn Kumar, and here we have started the series on the geography. ज्योग्राफी की आज इस सीरीज़ में आज हमारा पहला लेक्चर है. उस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में ज़्यादा घुसने से पहले हम पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब ये अर्थ कैसे आई. ठीक है, अर्थ कैसे आई, क्योंकि अर्थ अपने सोलर सिस्टम में है तो पढ़ेंगे पहले कि सोलर सिस्टम कैसे आया, क्योंकि सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में है तो ये यूनिवर्स कैसे आया. तो एक थोड़े से आपको बोल दो, दिस टॉपिक इज़ बिट टेक्निकल, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, बट आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये जो यूनिवर्स है वो कैसे बना. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बना हुआ तो सब कुछ एलिमेंट्स से ही है, तो वो एलिमेंट्स आए कहाँ से हैं, क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही पूरे यूनिवर्स के अंदर एलिमेंट है, क्योंकि बिकॉज अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. अर्थ के पास कुछ अलग से नहीं आ गया, तो इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है क्या है. सो विल टॉक अबाउट द बिग बैंग थ्योरी. वो हॉलीवुड की सीरीज़ नहीं, अपनी बिग बैंग थ्योरी जिससे यूनिवर्स आया है. ठीक है, सो बिग बैंग थ्योरी, एंड देन विल टॉक अबाउट द नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लास फॉर आवर सोलर सिस्टम, कैसे हुआ क्या है. सो बिग बैंग थ्योरी, देखो बिग बैंग थ्योरी का एक बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी है इसके पीछे. तो अच्छी स्टोरी क्या है, अच्छी स्टोरी में ये है कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है विस्तार होना स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग दिस मॉडर्न एज, तो जैसे नासा है और सारे जो देश हैं उन्होंने क्या सोचा कि यार हमें ना यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये बना कहाँ से है, क्या है, मतलब यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, बना हुआ कैसे है. फिर उसके बाद में इन्हें पता चला कि यार जो यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रहा है. चलो अब एक्सपैंड कर रहा है तो फिर इसके बारे में पता चला कि भाई ये एक्सपैंड क्यों कर रहा है. अब फॉर एग्जांपल आज इन्होंने पता किया कि भाई ये वाला जो ग्रह था, या फिर ये वाला जो एस्ट्रॉयड था, या फिर ये वाला जो भी कोई कॉस्मिक बॉडी थी, ये आज इतने डिस्टेंस पर थी, और 1 साल के बाद ये तो भाई इसकी डिस्टेंस बढ़ गई. और इसी तरीके से हमने एक और बॉडी देखी कि यार ये वाली डिस्टेंस तो हमारे से दूर थी और ये हमारे पास आ गई. तो उससे पता चल रहा है कि यार ये जो यूनिवर्स है ना वो कम एक्सपैंड कर रहा है. तो उसे इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई, और थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी. इसमें क्या बताया, इसमें इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो बिग बैंग है ये एक इवेंट था. ये इवेंट किस टाइम था, ये इवेंट उस टाइम था जब यूनिवर्स जस्ट जनरेट होना था, मतलब यूनिवर्स की उत्पत्ति होनी थी, ये वो टाइम है. अब देखो आज की डेट में हमारे पास बहुत कुछ है, मतलब ये अर्थ है, अपना सोलर सिस्टम है, और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. अगर आप उन सबको एक इमेजिनरी थॉट्स कर बोल रहा हूँ, एक इमेजिन करना, अगर मैं इन सब चीज़ों को कंप्रेस कर दूं, मतलब उन सबको मतलब कंडेंस कर दूं, कंप्रेस कर दूं एक पॉइंट पर, तो क्या होगा, इस पॉइंट की इनफाइनाइट डेंसिटी होगी और इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा. तो आप ऐसे समझो कि जिस पॉइंट पर ये यूनिवर्स जो है जनरेट हुआ, उस पॉइंट पर, उस मोमेंट पर, उस पॉइंट की डेंसिटी इनफाइनाइट थी और टेम्परेचर इनफाइनाइट था. यू नो दैट इनफाइनाइट जो है सस्टेनेबल है नहीं. तो उस मोमेंट पर जब वो इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट टेम्परेचर था, उस मोमेंट पर ये यूनिवर्स एक्सप्लोड हुआ, और उसी टाइम हमारा जनरेशन होता है टाइम का. मतलब 0 टाइम है, देखो यहाँ देखो पिक्चर में 0 टाइम है, इनफाइनाइट डेंसिटी है और इनफाइनाइट टेम्परेचर है, अनस्टेबल है, एक्सप्लोड हुआ. तो जैसे ही एक्सप्लोड होगा तो इधर उधर बिखरेगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा. तो जब ये इधर उधर जा रहा है तो इसी के टाइम में मैं बोलता हूँ कि भाई अब टाइम स्टार्ट हो जाता है. अब ये जो भी एक्सप्लोड हुआ ये धीरे धीरे इधर जाना स्टार्ट करेंगे, मतलब इनके लिए टाइम होना स्टार्ट हो गया. फॉर एग्जांपल आज अभी ये यहाँ हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, तो ये बोलेंगे कि भाई मैं, फॉर एग्जांपल ये इन्हें अभी 5 सेकेंड हुए हैं इससे निकले हुए, तो ये बोलेंगे कि मैं 5 सेकेंड इससे दूर हूँ, 5 सेकेंड का टाइम है इनके बीच में. इसी तरीके से जनरेशन होता है टाइम का.
तो जो मोमेंट है जिस पर इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी है, द मोमेंट or the point it is unstable and it got exploded, the moment it exploded, this explosion or this expansion phenomena is known as inflation. अभी समझते हैं. तो अब अगर आपको ये पिक्चर थोड़ी सी समझ आ रही है, तो इस जब ये इनफाइनाइट टेम्परेचर थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी और ये एक्सप्लोड हुआ, एक्सपेंसन हुआ, इस एक्सपेंसन को बोलते हैं इन्फ्लेशन. अभी और समझते हैं. So the Big Bang theory is nothing but is a cosmological model. It talks about the birth of the universe. It states that at some point of time it was contained all in the single point. Then since then it is expanding. I already told you that कि भाई ये explode हुआ था. हम ये मानते हैं कि आज से 13.8 बिलियन ईयर अगो ये जो है एक्सप्लोड हुआ था. जो मूवमेंट था ना, वो जो मैंने बताया इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, ये 13.8 बिलियन ईयर अगो था. अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि ये जो एक्सपेंसन है, ये किसी पॉइंट पर तो जाकर रुकेगा. अब ये एक्सपैंड हो रहा है, सबको पता है, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि भाई एक्सपैंड हो रहा है. हम ही बात करेंगे कि भाई ये हमें कैसे पता चला कि एक्सपैंड हो रहा है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में. बट अभी के लिए आप एक समझो कि भाई ये एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है. और ये जो एक्सपेंशन है इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन. एंड दिस मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विच केम आउट आफ्टर दिस एक्सप्लोजन वाज हाइड्रोजन अलॉन्ग विद द हीलियम. नाउ देयर वाज बिग क्लाउड्स ऑफ दीज इनिशियल एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन का और हीलियम का एक बहुत बड़ा क्लाउड था. और उस क्लाउड की वजह से क्या हुआ, ये क्लाउड जैसे ही आगे बढ़ा तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये कंडेंस होना स्टार्ट होता है. और इसी की वजह से होता है ग्रेविटी जनरेशन ऑफ ग्रेविटी. कभी एक सेपरेट लेक्चर लूँगा ग्रेविटी कैसे बने. बहुत ही बेहतरीन मॉडल दिया था आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन के बाद ग्रेविटी का मॉडल दिया था हॉकिंस ने, ठीक है. ग्रेविटी मतलब एक आप खुद को समझ आएगा कि भाई ग्रेविटी मॉडल है क्या. सिंस देन इट इज़ एक्सपेंडिंग. चलो अभी हम अपने टॉपिक पर ही बात करते हैं, साइंस एंड टेक में नहीं जा रहे हैं. सो अब देखो एक्सपेंशन, इस मोमेंट पर यहाँ जो मैंने बताया कि जीरो टाइम है, ये एक्सपैंड हुआ, ठीक है, एक्सपैंड हुआ. ये जो एक्सपेंशन में है इसे हम बोलते हैं बिग बैंग. ये एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं बॉस, बिग बैंग. अब क्या होगा, ये एक मोमेंट पर जाकर बंद हो जाएगा. मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही एक्सपैंड होता रहेगा. भाई एक लिमिट होगी ना इसकी कैपेसिटी. आप ऐसे समझो कि आपके पास एक बबल है, गुब्बारा है, मतलब यू हैव दैट गुब्बारा. तो यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग इट, यू आर पुटिंग द गैस इनटू इट एंड इट इज स्टार्ट एक्सपेंडिंग. सो वो जो गुब्बारा है वो थोड़े से टाइम, मतलब एक मोमेंट तक एक्सपैंड होगा और उसके बाद जाके क्या होगा, वो फट जाएगा. बट यूनिवर्स अपना एक्सप्लोड तो नहीं होगा, बट वो क्या होगा, जब तक वो एक्सपैंड हो सकता है होगा, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा. उसके बाद वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग. तो अगेन स्टार्ट हो जाएगा मतलब यहाँ तक पहुँचा यूनिवर्स, वो दोबारा स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट. अगेन ये इस मोमेंट पर पहुँच जाएगा जीरो, मतलब वही जीरो टाइम हो जाएगा फिर दोबारा से. और जो है ये इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी हो जाएगा. फिर दोबारा बोलते हैं कि फिर दोबारा से यूनिवर्स की उत्पत्ति होगी. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इस इवेंट को बोलते हैं हम क्या बॉस, इसे बोलते हैं बिग क्रंच. तो एक्सपेंशन को बोलते हैं, यूनिवर्स एक्सपेंशन को बिग बैंग, और यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे बिग क्रंच. तो अभी तो होना स्टार्ट नहीं हुआ, बोलते हैं कि 15 बिलियन ईयर के बाद जो है होना स्टार्ट होगा. तो अभी अपने पास जो है 13.8 बिलियन ईयर अभी हम चलते हुए आए हैं, और 1.2 बिलियन ईयर और अभी जाना है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा. फिर वो 15 बिलियन ईयर लेगा. तो भाई अपने पास बहुत टाइम है, पढ़ाई में ध्यान दो. ये मत सोचना कि यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा, अभी नहीं ख़त्म होगा. 16.2 बिलियन ईयर के बाद ख़त्म होगा. पता नहीं क्या होगा 16.2 बिलियन ईयर के बाद. तो चलो हम अपने आप को फिर दोबारा से इसमें कंसंट्रेट करते हैं. बिग क्रंच मैंने पहले ही बता दिया अभी कि मैक्सिमम साइज तक जाएगा, फिर दोबारा से कोलैप्स होना स्टार्ट होगा, सिंगल पॉइंट पर आ जाएगा. ये सब कुछ मैंने बता दिया है.
इसमें कुछ कोई स्लाइड पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सो नाउ हियर कम्स द कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है। थ्योरी क्या है? ये बिग बैंग का पार्ट है, समझते हैं। अब आपको पता है कि इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब आपको पता है जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें से कुछ वेव्स निकलेंगी, थर्मल वेव्स बोलते हैं उनको। अभी थोड़ी देर बाद मैं भी अभी वेव्स की बात करूँगा। मैंने एक वेव पर वीडियो बनाई थी, वो देख लेना। तो उसमें मैंने थोड़ा सा वेव का बैकग्राउंड दिया है कि वेव कैसे प्रोपोगेट करती हैं, क्या है वेव का, ठीक है। तो कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड, दीज आर नथिंग बट द थर्मल रेडिएशन लेफ्ट फ्रॉम द बिग बैंग। तो थर्मल रेडिएशन आर नथिंग बट द वेव्स। तो एक थोड़ा सा और चीज़ बता दो, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज नथिंग बट ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सो हमें जो सन से हमें रेज आती हैं, मतलब सन से जो हीट हमें आती है अर्थ पर, वो थ्रू रेडिएशन आती है, ठीक है। सो दिस इज, तो दीज आर द थर्मल रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग. So cosmic wave background is nothing but the fundamental for the observation cosmology because it is the oldest light in the universe and it can be found in all the direction. देखो, अगर आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी हो तो ये जो पॉइंट है इस पर इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, ये एक्सप्लोड हुआ, ये इधर भी जाएगा एक्सप्लोजन, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वेव इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, सब जगह जाएंगी। अगर आप एक बात बताओ, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, वेव्स आर नथिंग बट द एनर्जी। अगर आप उन वेव्स की स्टडी कर लो, मतलब क्योंकि वेव इसी टाइम जनरेट हुई हैं और वेव ट्रैवल हुई हैं इसी टाइम से, अगर आप उन वेव्स की एनर्जी को, और मतलब ट्रैप को नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ अगर आप उन वेव की एनर्जी को स्टडी कर लो तो आपको यूनिवर्स के ओरिजिन का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने जो साइंटिस्ट हैं वो यही कर रहे हैं कि हमें कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, और हम उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे तो हम यूनिवर्स के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल टेलीस्कोप से हम इसे, मतलब ट्रेडिशनल टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है बेसिकली इन वेव को पता करने के लिए कि भाई ये मतलब उसकी वेव लेंथ कितनी है, ठीक है, और जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और मतलब इसकी बेसिकली फिर वो देखते हैं कि भाई इसका टाइम कितना हुआ है इसे आते हुए, मतलब कितना टाइम हुआ है जब ये जनरेट हुई थी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आप ऐसे समझो, अगेन मैं हमेशा ना बात करता हूँ फंडामेंटल्स की। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो ये एक लेट से कि कोई पॉन्ड है, लेट से कि मेरे पास कोई पॉन्ड है, एक सेकंड अभी बात करते हैं एक बार पॉन्ड की। आप देखो लेट से कि ये मेरा कोई पॉन्ड है, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, मैंने इस पर कोई यहाँ कोई मैंने पेबल स्ट्राइक किया। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो बस यहाँ, और आपने ना इसमें कोई पेबल स्ट्राइक किया, ये पेबल है, ठीक है, और ये जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे समझते हैं ये पूरा पानी से भरा हुआ। अब जैसे ये पेबल जो है इसमें स्ट्राइक करेगा पॉन्ड में, तो यहाँ से वेव्स जनरेशन स्टार्ट होगा। मतलब आपने देखा होगा वेव ऐसे जनरेट होंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये किनारे की तरफ जाएंगे। तो आप कुछ ऐसे ही समझो यूनिवर्स का। ये वाला जो पॉइंट था इस पर यूनिवर्स क्या था, अभी इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी है, और यहाँ से वेव्स निकली हैं, आना स्टार्ट हुई हैं। अगर आप उन वेव्स की स्टडी कर लो तो आपको पता चल जाएगा क्या, कि भाई यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। और समझते हैं, जैसे जैसे वेव्स किनारे की तरफ चलती जाएंगी, मतलब एंड पॉइंट की तरफ चलती चली जाएंगी, तो इनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट। ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसे बोलता हूँ मैं वेवलेंथ, ठीक है।
किसी भी वेव, ये मेरी कोई वेव हो गई, इस वेव को अगर मैं दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस है उसे बोलता हूँ मैं क्या, वेवलेंथ। ठीक है, मैं क्यों समझा रहा हूँ इसे अभी, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूज़ होगा। मतलब कहने का ये है, जैसे जैसे ये जो वेव है ये एंड पॉइंट की तरफ चलती चली जाएगी, मतलब मरने की तरफ चलती चली जाएगी, इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब एक और है, वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है एनर्जी कम हो रही है, लगातार एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। और आप लेमन टर्म में ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकता है, तो आप ऐसा समझो कि उस टाइम उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और एक जो डेड आदमी होता है, डेड में कोई एनर्जी नहीं होगी, यहाँ डेड है, कोई एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब बेबी बहुत ज़्यादा, आप खुद देखो, जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उसकी एक्टिवनेस धीरे 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 कम होती चली जाती है जब वो बुढ़ापे की तरफ जाता है। When he is dead, the energy is dead. I mean to say that energy zero means he is dead. तो सेम चीज़ है वेव के साथ भी, मतलब इस टाइम जब वो जनरेट हुई होंगी, वेव के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रही होंगी, और जैसे जैसे वो एंड पॉइंट की तरफ जा रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उन्हें, तो उनकी एनर्जी कम होती चली जा रही है। तो यही सेम जो है कंसेप्ट है, ये सेम कंसेप्ट यूज़ हुआ है कहाँ, कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड में। और समझते हैं, एक सेकेंड। हाँ चलो, और अब अभी समझते हैं कि आपको, हमें कैसे पता चला कि भाई ये जो यूनिवर्स है एक्सपैंड हो रहा है। मैंने भी एग्जांपल दिया था। अब देखो, आप यहाँ हैं, ये आप हो, और ये उस टाइम यूनिवर्स हुआ है, मतलब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। और लेट से कि ये कोई भी एक सोर्स है, एंड लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स दो कंडीशन है, या तो वो आपके पास आएगा, इधर की तरफ आपके पास ट्रैवल करेगा, या फिर वो आपसे दूर जाएगा। देखो, अगर वो दूर जा रहा है तो आप ऐसे समझो, दूर जा रहा है का मतलब उसकी वेवलेंथ बड़ी हो रही है। दूर जा रहा है का मतलब जो भी आपके पास वेव्स आएंगी वो बहुत ही मरी हुई वेव आएंगी, मतलब उनके पास एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी नहीं होगी तो मतलब उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होती है, हम सभी ने पढ़ा है जब हम बचपन में, तो एक सेंटेंस होता है विबग्योर। विबग्योर बेसिकली इट इज़ नथिंग बट दीज आर द कलर्स विच आर अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब वॉयलेट कलर की जो है वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। अब आप खुद बताओ मेरे से, जब भी कोई सोर्स आपसे दूर जाएगा तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, बिट ऑब्वियस है। अभी मैंने बताया था वाइट बोर्ड पे कि जैसे ही दूर जाने का मतलब है कि वो दूर जा रही है वेव्स, अगर वो दूर जा रही है का मतलब उसकी वेवलेंथ बड़ी हो रही है, तो मतलब ये आर की तरफ जा रही है। अगर कोई सोर्स पास आएगा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो उसका मतलब क्या है, सोर्स पास आ रहा है, मतलब उसकी जो वेवलेंथ है वो ब्लू होगी। इसे बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। जनरली इट इज़, ये यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में बहुत, जब आप कॉस्मोलॉजी में बहुत यूज होता है ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब है कि दैट समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, ब्लू शिफ्ट का मतलब है समथिंग इज कमिंग क्लोजर टू यू। तो यहीं से पता चलता है हमें हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, अभी एक टेलीस्कोप है अब हमारे आउटर स्फीयर में, ठीक है, एक्सोस्फीयर में कोई टेलीस्कोप है, वो देख रहा है बाहर के जो भी कोई ग्रह हैं या फिर कुछ भी कोई मतलब कॉमिक हैं उन्हें देख रहा है कि भाई ये उनसे जो लाइट सोर्स आ रही है उन्हें स्टडी कर रहा है। अगर वो कॉमिक है अर्थ से दूर जा रहा होगा तो मतलब क्या हो रहा होगा, जो लाइट है वो आर की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैं आर नहीं बोल रहा कि रेड होगी, मैं कह रहा हूँ कि वो आर की तरफ शिफ्ट हो रही होगी। अगर कोई भी जो कॉमिक है वो अर्थ की तरफ आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही।
तो अगर आर की तरफ शिफ्ट है तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसे बोलते हैं एक्सपेंशन और बिग बैंग, और जब भी कोई ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, बिग क्रंच। अब देखो आप खुद बताओ, क्योंकि जब जब तक बिग बैंग होगा तो मतलब सब चीज़ें दूर जाएंगी मतलब रेड शिफ्ट होगी तो मतलब बिग बैंग, और जब वो बिग क्रंच होगा तो मतलब ब्लू शिफ्ट होगी मतलब पास आएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। अगर नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट में लिख के बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, नो इशूज। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अभी ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, माउंट सिनाबंग कहाँ है, चागोज आर्किपेलागो कहाँ है, नाइजीरिया इज ऑल्सो इन द न्यूज़ रिसेंटली, ए रुड़की इंसिडेंट हैपन देयर, एंड नॉर्थ ईस्ट हमेशा न्यूज़ में होता है, आसाम का आपको पता ही है। तो आप नेबर्स ऑफ आसाम कहाँ हैं आप एक बार मैप में लोकेट करना, ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, आपको अच्छा लगेगा। चलो और समझते हैं। नेक्स्ट अपनी थ्योरी है क्या, नेब्युलर थ्योरी ऑफ लैप्लास। सो नेब्युलर थ्योरी ऑफ लैप्लास, नेब्युलर ने क्या बताया, नेब्युलर ने बताया कि भाई सबसे पहले ना जब हमारा सोलर सिस्टम जनरेट हुआ उससे पहले एक गैसियस क्लाउड था, हाइड्रोजन का, हीलियम का। अब देखो याद करो, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि हाइड्रोजन का और ये रहा, मेजोरिटी वर देयर हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये भी मैंने बताया कि देखो ये यूनिवर्स, ये जो ये क्लाउड था, ये जो बिग क्लाउड था, ये पता है ना, बिग क्लाउड ऑफ दीज इनिशियल एलिमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट वाज मेड अप ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो क्लाउड है हीलियम का और हाइड्रोजन का, इन्होंने बोला कि भाई ये जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, नेब्युलर ने बताया, लेप्लास ने बताया कि ये जो क्लाउड है इसने हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, तो इतने रेडिएशन की वजह से इसका हीट ट्रांसफ़र हुआ और उस रेडिएशन की वजह से इसकी कूलिंग हुई। तो उन्होंने बताया जब भी कोई गैस, कोई भी, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन इज नथिंग बट ए गैस, तो जब भी कोई गैस कूल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप मुझे खुद को बताना कमेंट में लिखने के बाद, मुझे पता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो जब भी कोई गैस है वो कूल होगी, मतलब गैसेस जब भी कूल होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कंडेंस होंगी, और जब वो कंडेंस हुई तो उन्होंने बताया कि कंडेंस होने की वजह से क्या हुआ ना, इसमें इंटरनल रोटेशन आ गया। बस यहीं बॉस ये फेल हो गए लेप्लास। मतलब गैस कूल हुई रेडिएशन से, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंडेंस होंगी। कंडेंस का मतलब है मतलब पिचकना, आप ऐसे समझ सकते हो, कंडेंस हुई, कंडेंस होंगी, हाँ ये भी बहुत सही बात है, लेकिन उसमें रोटेशन कैसे आई वो लैप्लास एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बस यहीं उनकी गलती हुई कि मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ये जो इंटरनल रोटेशन है वो कैसे आई। बाकी उनकी थ्योरी बिल्कुल सही है। अभी और समझते हैं। उन्होंने बताया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि इसमें इंटरनल रोटेशन आ गई, और जब ये रोटेशन आ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ चीज़ें हैं वो कंडेंस हो गई, मतलब और कंडेंस हुई एट द सेंटर, और ये सन बन गया, और उसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं ये फिर उसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, रिवॉल्व करने लगी, तो वो हमारे बन गए प्लैनेट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हेन यू आर इन द बाथरूम, हैव ए बकेट, वो जो तुम्हारी बकेट है पानी की भरी हुई, उसमें आप क्या करो, कुछ लेट से कि कुछ फूल डाल दो, मतलब कोई भी फूल पत्ते थोड़े से डाल दो, थोड़े से मतलब 4 5 या 8 10, और यू जस्ट स्टार्ट रिवॉल्विंग इट थ्रू योर हैंड। आप उसे जो अपने हाथ से ना उसे घुमाना स्टार्ट करो पानी को। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो फूल पत्तियाँ हैं वो जो हैं उसके सेंटर में आ जाएंगी। ऐसे ही कुछ हुआ कि जो हैवियर एलिमेंट हैं वो जो भी रिवॉल्व होता रहा उसके सेंटर में आ गए, और बाकी जो भी कुछ स्पिल ओवर है, आप देखो कि जब आप उसे घुमाओगे तो स्पिल ओवर चीज़ें हैं वो बाहर चलती चली जाएंगी। तो इसी तरीके से जो स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ उससे हमारी बनी आउटर रिंग्स और 9 प्लैनेट बने,
और जो हैवियर एलिमेंट थे उनकी वजह से बना सन। और यही एक्सप्लेन करता है कि जो अर्थ है उसका जो सेंटर है उसमें हैवीएस्ट एलिमेंट है। अब आपको पता है अर्थ भी कहाँ से बनी है, नेब्यूला से। और जब ये जो 9 प्लैनेट्स हैं इनमें से एक प्लैनेट कौन सा, अर्थ, और अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। और अर्थ भी पहले क्या थी, हीलियम और हाइड्रोजन से बनी हुई थी। जब वो हीलियम और हाइड्रोजन से बनी हुई थी और वो रोटेट कर रही है, तो उस रोटेशन की वजह से फिर क्या होगा, याद करो वो जो अभी मैंने फूल पत्ती बताई है, वो जो भी कुछ हैवियर एलिमेंट्स हैं वो उसके सेंटर की तरफ चलते चले जाएंगे। तो उसी तरह से बोलते हैं कि जो आयरन है और निकल है, दीज आर द हैवियर एलिमेंट्स एंड दे आर फाउंड इन द कोर। तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई वो क्यों मतलब हैं कोर में, सरफेस पे क्यों नहीं है। इसका सबसे सिंपल सा रीज़न यही है कि बिकॉज इट इज़ अर्थ इज़ रिवॉल्विंग एंड द हैवियर एलिमेंट विल गो टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो ये अपनी नेब्यूलर थ्योरी ऑफ लेप्लस थी। ये और एक चीज़ और एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन्होंने। एक चीज़ और ये कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कुछ जो ग्रह हैं, कुछ जो प्लैनेट्स हैं, वो जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कुछ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं और कुछ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। तो वो ये नहीं बता पाए कि भाई कुछ अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं। अगर मान लें सब सेम नेब्यूला से आए हैं और सबको सेम रोटेशन मिली थी, तो वो सेम डायरेक्शन में घूमने चाहिए। लेकिन कुछ जैसे मरकरी अलग डायरेक्शन में घूमता है, सैटर्न अलग डायरेक्शन में घूमता है, अर्थ अलग डायरेक्शन में घूमती है। इस तरीके से कुछ प्लैनेट्स सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, कुछ प्लैनेट्स अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। अभी समझते हैं, वो भी मैंने और जो कुछ बताया उसका क्या मैटर है। वो ये है कि इनिशियली द मैटर वाज एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द गैसियस मास कॉल्ड एज नेब्यूला। आई ऑलरेडी टोल्ड यू it got cooled down because of the heat transfer, because of the radiation. It lost its volume, it got contracted, and because of this contraction it got a rotational element, and because of this contraction more and more rotation, and because of this more and more rotation, this cascading effect as the centrifugal force forced these 9 planets to फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये जो मास है, अब मैंने पहले ही बताया कि मास पुल्ड इनवर्ड्स बाय द ग्रेविटेशनल पुल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये मैंने ये भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गॉट इंक्रीज फर्दर, सम ऑफ द मास फ्रॉम द इक्वेटर सेपरेटेड from the main nebula in the form of the ring which was also rotating. As I already told you, this ring got cooled down, condensed and gave rise to the planet and the subplanet. मतलब planets हैं उनके जो भी जैसे चंद्रमा टाइप हैं, ठीक है, उपग्रह और उपग्रह उन्हें बनाया है। ठीक है, तो वो कहाँ से आए हैं, नेब्यूला से आए हैं। ठीक है, सो ये भी मैंने अभी आपको सही से एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेब्यूलर थ्योरी ऑफ लेप्लस है कि जो हैवियर एलिमेंट हैं वो कोर में जाएंगे, और जैसे जैसे मैं सरफेस पर चलता चला जाऊंगा तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, सो फ्रॉम टुडेज लेक्चर दिस इज़ ऑल इनफ। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स, हाउ द अर्थ इज़ फॉर्म्ड। थैंक यू वेरी मच।